गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वाली क्लास में हमने यहाँ पे एंड किया था, हमने देखा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हमने देखा था कि हमारे पास 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आज हम इसी की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच जनरली अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो आपने जाना है कि कंडक्शन क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, यदि हम, और आपको ये भी पता है कि कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो यदि हम कंडक्शन इन सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे कंडक्शन इन सॉलिड के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि कंडक्शन इन सॉलिड जो होता है वो उसके होने के 2 कारण हैं। ठीक है, एक होता है मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र के कारण से, और दूसरा वजह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से। ठीक है, कहीं भी कंडक्शन यदि हो रहा है तो इन दोनों फिनोमिना की वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक सॉलिड रॉड ले लिया है। ठीक है, जिसको मैं हीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिसको हमने हीट किया, तो जब हम हीट करते हैं तो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, आप देख रहे हैं कि उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल को देंगे, देन उसमें भी वाइब्रेशंस होने लगेगा, वो अपने एनर्जी इधर ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब वाइब्रेशन से वो अपनी क्या करेंगे, मोर वाइब्रेशन होगा, जब इनके कांटेक्ट में आएंगे तो अपने क्या कहना चाहिए, जस्ट बाजू वाले जो एडजेसेंट जो लेस एनर्जेटिक पार्टिकल होंगे उनको अपनी एनर्जी वो ट्रांसमिट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर में क्या हो रहा है, इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, ये इसी तरह से अपने लेस एनर्जेटिक पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे, और ये ही होता है मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर में। ठीक है, सेकेंड, एक और सॉलिड में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण। उसमें क्या होता है कि आपके मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके फ्री मॉलिक्यूल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण से। ये तो हो गया जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि तो हम कहीं ना कहीं हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि किसी सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण से। ठीक है, बट यदि हम ये तो मतलब इन जनरल जो सॉलिड होते हैं ना, कि इन जनरल जो सॉलिड है ना उसके लिए बात कर रहे हैं। बट यदि हम पर्टिकुलर मेटल की बात करें, ठीक है, मेटल की बात करें तो मेटल में जो हमारा 70% जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन होता है, जो वो होता है 70% इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन के कारण से हमारा 70% हो रहा है। ठीक है, एंड जो 30% रिमेनिंग 30% इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रीडोमिनेंट फीचर इन द कंडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, कंडक्शन ऑफ मेटल में जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रीडोमिनेंट फीचर्स है अपना एनर्जी को ट्रांसफर
ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और यही आप देखेंगे कि रीज़न बिहाइंड द गुड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर के पीछे रीज़न यही होता है कि गुड कंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास अबंडेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से वो अपनी एनर्जी बहुत जल्दी एक दूसरे को ट्रांसमिट करते चले जाते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी हमको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मेटल हमारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, प्री डोमिनेंट फीचर्स है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। बट आप कहीं ना कहीं आप एक्सेप्शन देखते हैं कि, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्शन देखते हैं कि आपका जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड है वो क्या है, आपका नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी हायर कंडक्टिविटी है। तो हायर कंडक्टिविटी क्यों है? तो डायमंड की जो हायर कंडक्टिविटी है वो है ड्यू टू इट्स परफेक्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, ठीक है। इस कारण से क्या होती है, डायमंड की जो डायमंड में जो आपका कंडक्टिविटी हायर होने का कारण क्या है कि उसके परफेक्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के कारण होती है। तो आप देखे हैं कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में दो तरह के होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, कैमॉर्फस होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन में क्या है, आपका परफेक्ट ऑर्डर में वो अरेंज रहते हैं, ठीक है, ऑर्डरली अरेंज मॉलिक्यूल रहते हैं। और आपके एमॉर्फस में क्या होते हैं, आपके बीच बीच में वॉइड्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, तो आप जानते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल उनके प्लेस पे होते हैं और वो अपनी एनर्जी दूसरे एटम को, दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र आपका ईजिली हो जाता है और यहाँ एमॉर्फस में वॉइड होने के कारण से उनको बहुत एनर्जी होने पर ही वो ट्रांसमिट कर पाते हैं, इस कारण से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखो एग्जाम्पल है डायमंड, क्वार्ट्स एंड ग्रेफाइट, और वहीं आपके एमॉर्फस में होता है ग्लास, जिसकी कंडक्टिविटी कुछ 1.5 वॉट पर मीटर केल्विन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होपफुली आपको कंडक्शन इन सॉलिड के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कंडक्शन इन सॉलिड के बारे में आपको मिल गया। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो, मीन्स वो फ्लूइड में भी कंडक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फ्लूइड में कंडक्शन क्या से होता है। तो फ्लूइड में कंडक्शन को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि सपोज हम लोग के पास एक रूम है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कि एक ये रूम मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इस रूम में क्या होगा, वो रूम सब तरह से पैक्ड है और उसमें क्या हो रहा है कि हम उसमें मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे या फिर एक कह लो कि एक पाइप ले लेते हैं, उसमें मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ठीक है, और सब तरफ से क्लोज है। अब यहाँ पे हायर टेम्परेचर है ऊपर साइड में और इधर लोअर टेम्परेचर पे है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है तो पहला तो क्या होगा, आपके पास ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनमें अपने में ही वो क्या करेंगे, वो मोशन करते रहते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि लिक्विड एंड गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपना मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये मोशन होगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इससे टकराएगा, इधर इससे टकराएगा, इधर इससे टकराएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम कि मॉलिक्यूल का जो अपना इस तरह का मोशन हो करते रहते हैं, वही कहलाता है आपका ब्राउनीज मोशन, ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ब्राउनीज मोशन, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो अपना रैंडम मोशन करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्राउनीज मोशन। और ये ब्राउनीज मोशन जब होते रहता है तब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि कुछ एनर्जी पॉजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी पॉजेस कर रहे हैं वो आपका कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया, ठीक है। और
यही मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो जैसे मैंने इसको दो मॉलिक्यूल लेके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये दोनों ब्राउनीज मोशन कर रहे हैं, दोनों में माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी है उनकी अपनी अपनी, और ये जाके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है। ये जाके एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जब कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये कोलिजन हो रहा है, तो उनकी एनर्जी, जिनके पास भी ज़्यादा एनर्जी है वो अपनी एनर्जी दूसरे वाले पार्टिकल को, लेस एनर्जेटिक पार्टिकल को लेस एनर्जी वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे, और यही कहलाता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये होता है, जब ये कोलिजन होता है तो ये अपनी हायर एनर्जी वाले पार्टिकल अपनी एनर्जी स्लोअर एनर्जी वाले पार्टिकल को देंगे, और ये होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। और यही मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र से आपकी एनर्जी होती है। तो यदि हम कंडक्शन इन गैसेज या लिक्विड की बात करेंगे, तो कंडक्शन इन गैस या लिक्विड जो होता है वो होता है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, या फिर हाँ, ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये हैपेंड होता है कंडक्शन इन गैस और लिक्विड इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। और यदि हम नॉर्मल टर्म में कहना चाहेंगे तो ये होता है ड्यू टू द कोलिशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये होता है कंडक्शन इन गैसेस की बात करें तो कंडक्शन इन गैसेस ये होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कंडक्शन इन, यदि सॉलिड की बात करें तो कंडक्शन इन सॉलिड होता है ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन, ठीक है। एंड कंडक्शन इज गैसेस एंड लिक्विड की बात करें तो वो होता है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र और कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक के मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक और चीज़ ये जान सकते हो कि यहाँ पे यदि मतलब जैसे आप ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, कि यदि आप किसी गैस का टेम्परेचर, यदि आप, एक मिनट ना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि यदि हाँ आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, गैस यदि आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें आपकी थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्ट होगी, क्योंकि जैसे ही गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनके मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र रेट जो है वो बढ़ जाएगा, वो जा के ज़्यादा टकराने लगेंगे एक दूसरे से, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो उनका मोशन बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो जा के यहाँ वहाँ टकराने लगेंगे, और आपका क्या होगा, डेंसिटी, आपका जो डेंसिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, वो एक्सपांड करने लगते हैं, ठीक है। एक्सपांड करेंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी कम होगी तो आप कह सकते हो कि आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कम होगी, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू बाई रो होता है। तो आपका रो रिड्यूस हो रहा है तो ये आपका इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और वैसे ही Cp आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हीट कैरिंग कैपेसिटी उसकी जो है, स्पेसिफिक हीट कह दो, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको इफेक्ट कहीं एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ये आप तो यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे आप यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि गैस, ठीक है, गैस एंड लिक्विड में, ठीक है, गैस एंड लिक्विड की यदि बात करें तो लिक्विड आपका बेटर हीट कंडक्टर हाँ, लिक्विड आपका बेटर हीट कंडक्टर होता है, ठीक है, देन गैस से आपका
बेटर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे, यदि आप हम नेक्स्ट यदि आप देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था अमॉर्फस में के ग्लास का मैंने बताया था, ठीक है। के ग्लास के बारे में हम बात किए थे, उसका 1.5 वॉट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है। और वहीं यदि आप के एयर की बात करेंगे, ठीक है, तो के एयर की बात करेंगे तो 0.026 वॉट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है। और ये किस कंडीशन में होता है? एट रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। और इसके बाद हम के यदि H2O की बात करें, के यदि H2O की बात करें हम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी गैस से ज़्यादा होती है, तो इसकी कितनी होती है? तो 0.63 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। के यदि हम Hg की बात करें, ठीक है, के Hg की बात करेंगे तो जितने भी लिक्विड है उसमें Hg की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं? थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और इसका रीज़न होता है कि एक तो इसकी थर्मोमीटर में यूज़ करने का एक ये होता है कि कंडक्टिविटी के इसका ज़्यादा होना। दूसरा ये क्या होता है कि ये इसका एक्सपांशन, मतलब वेरी गुड कह सकते हैं, वेरी गुड वॉल्यूम एक्सपांशन विथ हीटिंग, ठीक है। और दूसरा ये उसके क्या बोलते हैं, ग्लास के सरफेस में स्टिक नहीं करता, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। और तीसरा इसका है कि इसका लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, लो वेपर प्रेशर होता है, इस कारण से भी मरकरी यूज़ होता है। तो मरकरी का हमारा थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो होती है हमारी 8.43 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये हो गया ग्लास, एयर, H2O, Hd, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब जैसे कि हमने थर्मल कंडक्टिविटी हम बहुत बार बोल चुके हैं, तो अब देख लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि इट इज़ अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल मोर रैपिडली। मतलब कि ये बताता है थर्मल कंडक्टिविटी, पहला तो ये याद रखना कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। और दूसरा ये बताता है कि कौन सा मटेरियल हमारे हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए मैक्सिमम उसकी एबिलिटी है, और वो सबसे पहले अपनी एनर्जी को कंडक्ट करेगा, ठीक है, कंडक्ट करेगा, इसके बारे में वो बताता है कि कौन रैपिडली आपका हीट को कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कैसे जानेंगे? आप के की वैल्यू से जानेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि आपके जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इंसुलेटर हैव वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, के एस्बेस्टॉस, ठीक है, इसका होता है 0.2 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। रिफैक्ट्री ब्रिक जो होती है, के रिफैक्ट्री ब्रिक, जो कि क्या होता है आपके फर्न उस पे लगा होता है, रिफैक्ट्री ब्रिक वगैरह न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में यूज़ होता है, उसकी होती है 0.9 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है, फर्नेस में भी यूज़ होता है।
ग्लास वूल होता है, ठीक है, ग्लास वूल होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आप देखेंगे तो क्या होती है, ये 0.075 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। पॉलीयूथेरेन फोम आता है एक ठो, जो आप कहीं कहीं देखे होंगे, कहीं लगा भी रहता है, पावर प्लांट वगैरह आप विजिट किए होंगे तो। पॉलीयूथेरेन फोम 0.02 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के वॉल पे लगा होता है ये, रेफ्रिजरेटर वॉल, ओके। अब वैसे ही साथ में हम कुछ मेटल का देख लेते हैं, जैसे आपके नेक्स्ट वाले वो पे करते हैं कि यदि आप सिल्वर की बात करते हैं, के सिल्वर की बात करें तो ये कहीं 410 के आसपास होता है। के आप कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर की बात करें तो 385 होता है। इसीलिए आप देखें हैं कि सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। हम कई जगह पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग वगैरह के लिए हम लोग कई बार इसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह में, वायर वगैरह में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद फिर होता है एल्यूमिनियम का, ये अराउंड 200 होता है वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। सब में आप ऐड कर लेना, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और आपका स्टील का 17 से 45 के बीच में रहता है, वाट पर मीटर केल्विन। डायमंड का 2300, मैंने बताया आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण होता है ना, इसका प्रॉपर क्रिस्टलाइन। और ग्लास का तो हमने लिखा था, ग्लास का कितना लिखा था, 1.5 लिखा था, है ना, वाट पर मीटर केल्विन। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने दी है। तो कभी आपको जरूरत पड़े, आपको अप्रॉक्स एक रेंज याद रखना है, ठीक है, कि कभी कभी आपको आ सकता है कि किसकी ज़्यादा होती है, क्या ज़्यादा होती है, तो आप उस कंडीशन पे लिख सकते हैं। एयर की भी यदि करें हैं तो आप कहीं ना कहीं एयर का यदि ग्राफ प्लॉट करें तो आपका एयर का ये है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी हीलियम की होती है, और उससे ज़्यादा आपकी H2 गैस की होती है, ठीक है। तो ये के गैस वर्सेस टेम्परेचर, ये आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म हो रहा है। कंडक्शन इन सॉलिड भी आप पढ़ चुके हैं, एंड कंडक्शन इन लिक्विड भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पीछे वाले स्लाइड पे जाके मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत है, तो मैं ये पहले कॉपी करके ला रही हूँ, कॉपी, ठीक है। ये कॉपी करके लेके आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कन्वेक्शन। तो यहाँ तक कंडक्शन में किसी को आई थिंक डाउट नहीं होगा, और यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ लेना, ठीक है। आपके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखो, कन्वेक्शन बात करते हैं। कंडक्शन को यदि समराइज़ करें तो आपको फिर से मैं वही कहूँगी, कंडक्शन क्या हो रहा है आपका, कंडक्शन आपका होता है सॉलिड में लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंट के कारण से, एंड लिक्विड में होता है कोलिजन की वजह से, या फिर मोमेंटम मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वेक्शन की बात करते हैं। तो कन्वेक्शन में, ठीक है, कन्वेक्शन की यदि हम बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि हमने जैसे देखा था, मैंने ये डायग्राम जहाँ से लिया वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यदि इनके बीच में ये मॉलिक्यूल अपने से मोशन कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि वो जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी। और फिर यदि इस पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस है तो आप जानते हैं कि बायंसी इफेक्ट की वजह से उस पे कुछ मोशन, बल्क में मोशन होने लगता है, ठीक है। जैसे ये हायर टेम्परेचर में है, ये मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर पे हैं, तो ये मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं जाके जब इस वाले इससे टकराएंगे वॉल से, तो वो वहाँ से एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद फिर क्या होगा, वो हीटेड होंगे। देन क्या होगा कि वो मोशन करने लगेंगे। हाँ सॉरी, मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस, एक मिनट, हाँ तो कर गया। ये देखो, ये मैं हायर टेम्परेचर ले रही हूँ और ये मैं लोअर टेम्परेचर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आके टकराएंगे तो ये क्या होगा, हीटेड होंगे, हीटेड होके लाइट हो जाएंगे और ये ऊपर मूव करेंगे और यहाँ से एनर्जी इधर आएगी, और ये लोअर टेम्परेचर वाले ये डाउन इधर से आएंगे। तो इस तरह से एक मोशन स्टार्ट हो जाएगा, बल्क ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप ये कहें कि इसके बजाय यदि हम ये समझें कि ये ग्रेविटी या फिर बॉयंसी की वजह से ना होके, यदि हम इस पे ऐसा करते हैं कि हम इस पे एक फ़ैन लगा देते हैं, ठीक है। और फ़ैन लगा देते हैं, फ़ैन लगाने के बाद क्या होगा कि ये जो मोशन कर रहे हैं इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक, वो तो करते ही रहेंगे। यदि यहाँ पे हम साथ में एक फ़ैन लगा देते हैं, ठीक है, एक फ़ैन लगाने के बाद पे ये क्या करेंगे, बल्क मोशन करने लगेंगे, ठीक है। और ये बल्क में जो मोशन करने लगेंगे, ये मैंने फ़ैन लगा दिया, ये रोटेट किया, तो फिर ये क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल मोशन के साथ में ही एक बल्क में ऐसा कुछ मोशन करने लगेंगे, ठीक है। या फिर ये कहो कि ये इधर पे ऐसे इस तरह से सब मूव करने लगेंगे, सब लाइन अप हो जाएंगे। तो ये जो होगा, ये मोशन जो होगा वो कहलाएगा आपका बल्क ऑफ मोशन जो होगा, ठीक है। ये बल्क ऑफ मोशन, बल्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी मोशन इज कॉल्ड क्या, एडवेक्शन, ठीक है। और ये जो इंटरनल जो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी के कारण जो मोशन हो रहा है, जो है उसको हमने क्या देखा था, वो कंडक्शन, ठीक है, उसको हमने देखा था कंडक्शन। ये होता है कन्वेक्शन, ये होता है एडवेक्शन, सॉरी। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना, कंडक्शन और एडवेक्शन का, वही आपका कंबाइंड इफेक्ट कहलाता है कन्वेक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कन्वेक्शन इज अ, सो वी कैन से दैट द कन्वेक्शन इज अ mode of heat transfer which involves combined effect of conduction combined effect of conduction and advection, ठीक है। ये आपका होता है कन्वेक्शन, ठीक है। और कन्वेक्शन के लिए क्या है, जैसे कि हमने कन्वेक्शन के लिए यहाँ पे देखोगे आपका, हम जो रेट लॉ ऑफ कन्वेक्शन है वो हम क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या फिर चलो इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कन्वेक्शन तो आपको समझ आ गया। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि आपका कन्वेक्शन हो रहा है, फर्स्ट जो हो रहा है आपका माइक्रोस्कोपिक मोशन के कारण हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है।
इसके इफ़ेक्ट को क्या रहे, इसको कंडक्शन कह रहे हैं। और दूसरा जो हो रहा है वो क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क, जो मैंने कहा था, मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपका कहलाता है एडवेक्शन। ठीक है, और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपका कहलाता है कन्वेक्शन। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आप ये भी पढ़ोगे कि क्या है कि कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सॉलिड सरफेस टू द सराउंडिंग ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड एडवेक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि जो कन्वेक्शन में यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, एक फोर्स कन्वेक्शन पढ़ते हैं आप, फोर्स कन्वेक्शन, और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है कि आप वो माइक्रोस्कोपिक मोशन के लिए जो आपकी एक्सटर्नल कुछ फोर्स यूज़ करते हो, लाइक आप फ़ैन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप फ़ैन यूज़ कर ले रहे हो या फिर कुछ भी इस तरह से आप स्पीड में बढ़ा देते हो, आप वेलोसिटी वगैरह बढ़ा देते हो और आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। नेचुरल में आपका क्या होता है, बायनेंसी की वजह से होता है या तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे जब भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन में बात करेंगे तो रेडिएशन में आपको पता है कि क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि रेडिएशन में तो एक हमने ये देखा था कि मीडियम की हमको रिक्वायरमेंट होता है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, और ये क्या फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो आपने देखा है कि जितने भी ऑल फिजिकल मैटर एमिट्स एनर्जी, ठीक है, ऑल फिजिकल मैटर एमिट्स थर्मल radiation in the form of electromagnetic wave। ठीक है, in the form of electromagnetic wave और photon। ठीक है, electromagnetic waves or photon because of the vibrational and rotational movement of the molecule or atoms। ठीक है, it could be take place in solid, liquid, gas, plasma, all। ठीक है, अब रेडिएशन को समझने के लिए हमारे पास में दो थ्योरी हमने पढ़ी है, आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। पहला तो आपने जो देखा होगा सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। ठीक है, इनकी हमने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, और हमने दूसरा एक और हमने पढ़ा है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है, 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो वो हमेशा वेव के फॉर्म में कुछ एनर्जी ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, और वही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि वेव्स के फॉर्म में हो रही है।
और क्या हो रहा है कि क्वांटम थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है या 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि वो फोटोन रिलीज करते हैं, मीन्स एनर्जी का बंडल पैकेट के फॉर्म में वो निकल कि जैसे एक फोटोन निकला, ये एनर्जी का एक पैकेट था, ये ट्रैवल करके भाग गया, दूसरा निकला, ये ट्रैवल करके ये भाग गया, फिर तीसरा निकला, ये ट्रैवल किया, ये भाग गया, फिर ऐसे चौथा निकला, ट्रैवल किया, भाग गया। तो इस तरह से ये पैकेट के फॉर्म में इनकी एनर्जी ट्रैवल करते रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोन। फोटोन इसीलिए कहते हैं कि वो पैकेट है, जो एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेडिएशन में आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। देखिए दोनों थ्योरी क्या है, दोनों थ्योरी एक्चुअल मतलब दोनों अभी थ्योरी है, ठीक है। एक्चुअल बिहेवियर अभी तक किसी को भी नहीं पता है, बट जो भी अभी तक हमने रिजल्ट निकाले हैं वो इन दोनों थ्योरी से वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करते हैं। इस कारण से यही थ्योरी अभी है जिसमें कि रेडिएशन चल रहा है, ठीक है। और रेडिएशन में ये है कि जितना भी हो जाए, कोई भी बॉडी जिसका भी टेम्परेचर आपके 0 केल्विन से, ठीक है, 0 केल्विन से आपका ज़्यादा है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो सब के सब रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ठीक है। और रेडिएशन के लिए फिर बहुत सारे थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे रेट लॉ ऑफ रेडिएशन के लिए बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अभी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्लास में, तो यहाँ पे मैं यदि समराइज करूँ तो हम ये कहते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में सभी में होता है। सॉलिड में होता है लैटिस वाइब्रेशन, या तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से, ठीक है। यदि हम गैसेस की बात करें, या लिक्विड की बात करें, ठीक है, गैसेस या लिक्विड की बात करें, तो इसमें होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। यदि हम कन्वेक्शन को समराइज करें, कन्वेक्शन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, या हम कह सकते हैं और सॉरी हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, प्लस मैक्रोस्कोपिक एनर्जी ट्रांसफर, या फिर बल्क मोशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज एडवेक्शन, ठीक है। और रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द इन द फॉर्म ऑफ, या फिर एनर्जी ट्रांसफर in the form of electromagnetic wave और फोटोन, ठीक है। ये हो गया आपका समरी फॉर द टूडेज क्लास, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। और थर्ड है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन।